Hello students, myself Fakhruddin Chishti, Director of Nobel Institute of Science. My qualification MSc Physics, B.Ed and M.Ed also. बच्चों आज अपन BSc फर्स्ट ईयर की बात करेंगे कि BSc फर्स्ट ईयर में फिजिक्स की कौन कौन सी बुक चलती है और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो किस तरह से है, मतलब आपका जो पेपर होगा वो किस तरह से होगा, कितने नंबर का है, सब बातें अपन कर लेते हैं आज। ठीक है, तो मैं BSc फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ बच्चों। मैं आपको बता दूँ आपके सिलेबस में जो बुक हैं वो है मैकेनिक्स है, दूसरी ऑप्टिक्स है और तीसरी इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये तीन बुक आपके सिलेबस में है। इसको बोलते हैं बच्चों यांत्रिकी, इसको बोलते हैं प्रकाशिकी और इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा। तो यहाँ पर बच्चों जो मैकेनिक्स है आपका ये कितने नंबर का है, 50 नंबर का। मैं फ़िलहाल सिर्फ BSc फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की बुक की बात कर रहा हूँ, ना कि केमिस्ट्री और ना मैथ्स की। ठीक है, ऑप्टिक्स की जो पेपर है वो कितने नंबर का होगा, 50 का। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो पेपर है वो भी कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का। टोटल कितना हो गया बच्चों, 150। कितना हो गया, 150। ये क्या है, थ्योरी। ठीक है, और आपके प्रैक्टिकल भी होंगे। तो प्रैक्टिकल कितने नंबर का है, 75। कितने नंबर का, 75 का। तो कितना हो गया ये, 225, 225 नंबर। ठीक है बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, आपके सिलेबस में जो थ्योरी है वो कितनी, 150 नंबर की, और जो प्रैक्टिकल है वो कितना है, 75 नंबर का है। दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये 75 नंबर है, ये तो प्रैक्टिकल के हैं ही सही, इसकी अपन बात ही नहीं करेंगे। अपन किसकी बात करेंगे, थ्योरी की। किसकी, थ्योरी की। कितने नंबर की है, 150 नंबर की। ठीक है, अब बच्चों लाने कितने हैं आपको, कितने लाने 150 में से, 150 ही लाने हैं। मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि पास होने के लिए कितने लाने हैं। ठीक है, पॉजिटिव सोचा करो, 150 में से 150 ही लाने हैं। मतलब अगर इस तरह से पूछता हूँ मैं तो बच्चे क्या सोचते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे तो सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने हैं। ठीक है, चलो आप इतना सोचते हो तो बता भी देता हूँ कि पासिंग मार्क्स के लिए कितने नंबर चाहिए। ठीक है, सुनो, ये जो मैकेनिक्स है इसमें पास होने के लिए सिर्फ कितने नंबर चाहिए, 18। ठीक है, ऑप्टिक्स में भी पास होने के लिए कितने चाहिए, 18, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी पास होने के लिए कितने चाहिए, 18। तो टोटल कितने हो गए, 54। अगर 150 में से आप 54 नंबर ले आओ तो फिजिक्स में पास हो जाओगे। ठीक है, अब सुनो बच्चों, एक और बाउंडेशन नहीं है अपने आपके ऊपर। यहाँ पर देखो मैकेनिक्स है, 18 नंबर का है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, यहीं लेता हूँ, इसके पास में एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आपके क्या है, मैकेनिक्स में 0 नंबर आ गया, माना, अभी मैं मान रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, बुरी से बुरी कंडीशन भी क्या हो सकती है वहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने क्या मान लिया कि मैकेनिक्स में आपके 0 नंबर आ गया। ठीक है, ऑप्टिक्स में आपके 50 नंबर आ गया। कितने, 50, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपके कितने आ गए, 4। तो कितना हो गया, 54। तो बताओ आप पास होंगे या नहीं। बच्चों आप लोग फिर भी पास हो। ठीक है, कितनी सुविधा दे रखी है, देखो यहाँ पर, चाहे कैसे भी करके इसमें 25 ले आओ, इसमें 25 ले आओ, इसमें 4 ले आओ, 54 ले आओ, या इसमें 0 ले आओ, इसमें 50 ले आओ, इसमें 4 ले आओ, 54 आ जाए। कैसे भी करके तीनों में मिला के 54 नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो आप पास हो जाओगे। तो ये तो बात हुई किसकी, पास होने की।
तो आपको बस पास ही नहीं होना है, ठीक है। कितने नंबर लाने हैं? 225, ठीक है। पॉजिटिव सोचो, आएंगे डेफिनेटली, ठीक है। अब सबसे पहले देखो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि मैं कौन सी बुक स्टार्ट करूंगा, फिर इसके बाद कौन सी रहेगी, सारी चीज़ें अभी बता देता हूं। मैं मैकेनिक्स सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, इसके बाद मैं आपको ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा और सबसे लास्ट में मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं मैकेनिक्स की बात कर लेता हूं। इस मैकेनिक्स का पेपर कितने नंबर का है बच्चों? 50 नंबर का। तो फिर पेपर किस तरह से होगा आपका, उसकी भी अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। टोटल कितने नंबर का है आपका? ये 50 नंबर का है। अब सुनो बच्चों, आपके क्या है, 5 यूनिट चलती है, जैसे यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, 3 यूनिट हो गई, ठीक है। फिर इधर बताता हूं मैं, यूनिट 4 और ये यूनिट 5, ठीक है। ये आपके 5 यूनिट है टोटल। अब यहां से देखना आप लोग, ये जो यूनिट फर्स्ट है बच्चों, इसमें क्या है, देखो यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से कोई फिक्स नहीं है कि कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। मैं आपको एग्जाम का पैटर्न बता रहा हूं फिलहाल। यूनिट फर्स्ट में, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4, यूनिट 5, आप निश्चित तौर पर ये नहीं कह सकते कि यह यूनिट इतने नंबर की है, ठीक। तो मैंने क्या कहा, आपके कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। आपका जो पेपर होता है बच्चों, वो 3 सेक्शन में होगा। कितने सेक्शन में? 3 सेक्शन। पहला जो सेक्शन है उसको बोलते हैं सेक्शन ए। इसमें क्या होता है बच्चों, प्रत्येक यूनिट से क्या होता है, 2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से कितने आएंगे? 2। इसमें से कितने आएंगे? 2। इसमें से कितने आएंगे? 2। इसमें से भी 2 और इसमें से भी 2। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? ए देखो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितने क्वेश्चन हो गए? 10। सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन हो गए और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है? आधे नंबर का। तो कितने नंबर का हुआ ये? 5 नंबर। तो सेक्शन ए कितने नंबर का है आपके बच्चों? 5 नंबर का, ठीक है। छोटे छोटे प्रश्न इसमें होंगे आपके। इसके बाद सेक्शन बी आता है। देखो ध्यान देना, सेक्शन बी में क्या है बच्चों, इसमें यूनिट फर्स्ट में से 2 क्वेश्चन आएंगे। यूनिट फर्स्ट में से कितने? 2। जैसे मान लो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन इसमें से आ गया, ऐसे ही पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, 2 क्वेश्चन आएंगे। यूनिट फर्स्ट में 2 क्वेश्चन, यूनिट सेकंड में 2 क्वेश्चन, यूनिट थर्ड में 2, यूनिट 4 में 2, यूनिट 5 में 2। अटेम्प्ट एनी वन, कोई सा भी आपको एक करना है। जैसे यूनिट फर्स्ट में से आपने ये कर लिया, यूनिट सेकंड में भी कोई सा भी एक, जैसे मान लो इसमें से आपने ये कर लिया, यूनिट थर्ड में भी कोई सा भी एक आपने मान लो ये कर लिया, यूनिट 4 में कोई सा भी एक मान लो आपने ये कर लिया, यूनिट 5 में कोई सा भी एक मान लो आपने ये कर लिया, ठीक है। तो यहां से इस तरह से कितने क्वेश्चन किया आपने? 1 2 3 4 5। कितने क्वेश्चन किए बच्चों सेक्शन बी में? 5। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 5 नंबर का। तो कितने नंबर आ गए आपके? 25। पांचों यूनिट से 5 क्वेश्चन आ गए तो 25 नंबर आ गए। ऐसा नहीं कि सर हमें तो 5 क्वेश्चन करने, 2 में इसमें से कर लेता हूँ और 2 इसमें से कर लेता हूँ और 1 इसमें से हो गए 5, बाकी को छोड़ देता हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या नियम क्या है? यूनिट फर्स्ट है, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, कोई सा भी एक करना है आपको। यूनिट सेकेंड में भी कोई सा भी एक, यूनिट थर्ड में भी कोई सा भी एक, यूनिट 4 में कोई सा भी एक, यूनिट 5 में भी कोई सा भी एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अब बच्चों मैं बात करता हूं सेक्शन सी की। बच्चों सेक्शन सी में क्या होते हैं? 4 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन सी में क्या है? 4 क्वेश्चन आएंगे और वो 4 क्वेश्चन फिक्स नहीं है आपके कि इसमें से आएगा किस में से आएगा।
ठीक है। यूनिट 5 यूनिट हैं, इन 5 यूनिट में वो 4 क्वेश्चन देगा और वो कैसे भी मिक्स करके दे सकता है। जैसे 5 नंबर का इसमें से दे दिया और 5 का इसमें से मिला दिया, या हो सकता है पूरा ही 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें से दे दिया, ठीक है। इस तरह से जैसे मान लो यूनिट सेकंड है, थर्ड है, तो दोनों क्वेश्चन जो मतलब जो बड़ा क्वेश्चन है 10 नंबर का वो इसी में से दे दिया, या 5 नंबर का इससे दे दिया, 5 इससे दे दिया, ठीक है। कैसे भी मिक्स कर सकता है, ठीक है। फिर भी बच्चों हम लोगों को ये पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, जानते हैं हम, ठीक है। हम लोग आपको जब पढ़ाएंगे तब यूनिट बता देंगे कि इस यूनिट से मेजर क्वेश्चन आएगा, पर अभी नहीं, हर चीज़ का टाइम होता है, थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या है बच्चों, इन यूनिटों में से 5 में से कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है। आपको क्या करने हैं, कोई से भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट एनी 2, कोई से भी 2 आपकी इच्छा हो जो चारों में से अटेंड कर लेना। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा बच्चों, 10 नंबर का, तो टोटल कितने हो गए 20, ठीक है। 25 5 30 20 कितना हो गया 50, तो कितने नंबर आ गए आपके 50। और लाने कितने बच्चों, लाने कितने, हाँ वहीं जाओगे, मुझे पता है तुम 18 पे ही सोची, मतलब छोटी है, 18 नहीं 50 में से कितने लाने हैं 50, और हर बार आते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके भी आएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये इस तरह से आपका क्या है, मैकेनिक्स का सिलेबस है, और सेम एज इट इज जो सिलेबस है वो ऑप्टिक्स का भी है, और सेम इसी तरह से जो सिलेबस है आपका वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का भी है। और बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, केमिस्ट्री का भी यही पैटर्न है, और थोड़ा मैथ्स का क्या है पैटर्न अलग है, वहाँ पेपर के नंबर अलग हैं, तो वहाँ पर आपको मैथ्स वाले सर बता देंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा बच्चों मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की अपन बात करेंगे, क्या है मैकेनिक्स। अभी बात करते हैं, थोड़ी सजावट कर लेते हैं। मैकेनिक्स ठीक है बच्चों, इसको हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी। देखो बच्चों ये मेरा मानना है कि जो बुक अपन पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है कि यांत्रिकी क्या होती है। तो यांत्रिकी की बात करने से पहले मैं कुछ और बात करता हूँ। सबसे पहले बच्चों मैं आपसे बात करता हूँ कि स्थिति विज्ञान क्या है। स्थिति विज्ञान क्या है, सुनो, नाम से ही पता चल रहा है, भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें स्थिर कणों के बारे में अध्ययन किया जाता है स्थिति विज्ञान कहलाती है। क्या कहा मैंने, भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें स्थिर कणों के बारे में अध्ययन किया जाता है स्थिति विज्ञान कहलाती है। दूसरा है गति विज्ञान। गति विज्ञान, यह भी नाम से पता चल रहा है। गति विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें गतिमान कणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, गति विज्ञान कहलाती है। तो बच्चों यांत्रिकी क्या है, मैकेनिक्स, यांत्रिकी क्या है। यांत्रिकी देखो ठीक से सुनो, भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें स्थिर व गतिमान कणों के बारे में अध्ययन किया जाता है यांत्रिकी कहलाती है। अर्थात यांत्रिकी बराबर क्या, स्थिति विज्ञान प्लस गति विज्ञान। क्या कहा मैंने, यांत्रिकी बराबर स्थिति विज्ञान
प्लस गति विज्ञान, क्योंकि मैं क्या कह रहा था कि भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें स्थिर और गतिमान कणों के बारे में अध्ययन किया जाता है यांत्रिकी कहलाती है। ठीक है बच्चों, एक और डेफिनेशन बोलता हूं मैं यांत्रिकी की। यांत्रिकी क्या है? यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह मूलभूत शाखा है जिसमें कणों या कणों के निकाय की गति या गति के व्यवहार डायनेमिकल बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाती है। इस प्रकार मैंने बच्चों आपको यांत्रिकी की दो डेफिनेशन बोली है। पहली डेफिनेशन क्या है? यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह मूलभूत शाखा है जिसमें कणों या कणों के निकाय की गति या गति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाती है। और दूसरी डेफिनेशन जो मैंने पहले बताई थी वो क्या थी कि यांत्रिकी में, या यूं बोलूं मैं कि भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें स्थिर और गतिमान कणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाती है। ठीक है, तो ये तो आपकी बात हो गई इस बुक के बारे में कि यांत्रिकी है क्या। ठीक है बच्चों, अब अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनिट फर्स्ट। 5 यूनिट है आपके इसमें, मैं सबसे फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं। यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट। ठीक है बच्चों, इकाई फर्स्ट। किसी भी बुक में, यूं बोलूं मैं कि किसी भी यूनिट में आपके 1 या 2 चैप्टर हो सकते हैं। ठीक है, पर इस यूनिट में सिर्फ एक ही चैप्टर है। इस यूनिट का नाम क्या है बच्चों? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल मतलब हिंदी में क्या है? निर्देश तंत्र। इनर्शियल मतलब जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय। कौन कौन से? जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय। ठीक है बच्चों, यहां पर मुझे 3 चीजें नजर आ रही है। क्या क्या? पहला है निर्देश तंत्र, दूसरा है जड़त्वीय और तीसरा है अजड़त्वीय। इसको मत देख लेना कि सर तथा भी आ रहा है। तथा का मतलब बताओगे आपको? ठीक है, तो मुझे क्या है 3 चीजें दिख रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी 3 ही नजर आ रही होगी। कौन कौन सी? पहला निर्देश तंत्र, फिर जड़त्वीय और अजड़त्वीय। तो यहां पर ये क्या है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और ये क्या है बच्चों? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात करता हूं निर्देश तंत्र की। किसकी? निर्देश तंत्र की। मैं सबसे पहले बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन लेता हूं जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी ना? 11th क्लास में पढ़ी होगी, 11th का पता नहीं है हमें। हाँ ठीक है, सुन लो। 11th क्लास में क्या है सुनना, मैं डायग्राम से समझाता हूं। ये इसको एक्स अक्ष कह देते हैं आप, ये वाई और ये जेड और ये मूल बिंदु होता था। ठीक है, देखो 3 अक्षों का ऐसा निकाय जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। 3 अक्षों का ऐसा निकाय जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, निर्देश तंत्र कितने प्रकार के हैं तो मैं यहां पर लिखता हूं। पहला है कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र, इसमें क्या है? कार्तीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के स्थिति के जो निर्देशांक है वो क्या होते हैं? एक्स वाई जेड होते हैं, और ये इसका स्थिति सदिश है आर वेक्टर।
ठीक है, तो मैं यहां पर इसके निर्देशांक लिखता हूं कोष्टक में x, y और z। ठीक है बच्चों, दूसरा होता है बेलनीय निर्देश तंत्र। कौन सा? बेलनीय निर्देश तंत्र। इसके जो निर्देशांक हैं वो क्या होते हैं? रो, फाई, जेड। ठीक है, और तीसरा क्या है? गोलीय निर्देश तंत्र। कौन सा? गोलीय निर्देश तंत्र। ये क्या है? आर, थीटा, फाई। ठीक है, तो तीन अक्षों का ऐसा निकाय जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हो क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। और सबसे सरलतम निर्देश तंत्र कौन सा होता है? कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। ठीक है, यहां पर अपने पास जो निर्देश तंत्र के प्रकार हैं वो कितने? 3 हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र, इसके निर्देशांक क्या हैं? x, y, z। बेलनीय निर्देश तंत्र, इसके निर्देशांक क्या हैं? रो, फाई, जेड। फिर गोलीय निर्देश तंत्र, इसके निर्देशांक आर, थीटा, फाई। तो ये जो डेफिनेशन है ये तो आपने 11th क्लास में पढ़ी है। ठीक है, अब मैं डेफिनेशन देता हूं दूसरी। निर्देश तंत्र क्या है? देखो बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूंगा मैं, इसको मिटा देता हूं मैं। निर्देश तंत्र की मैं दूसरी डेफिनेशन देता हूं अब। तो आपका टॉपिक क्या है? निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र। सुनो, एक डायग्राम बनाते हैं। सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं कार्तीय निर्देश तंत्र की। ये x अक्ष है, ये y है और ये z है और ये मूल बिंदु है और ये इसका स्थिति सदिश है r वेक्टर और ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक क्या है? x, y, z। ठीक है, तो निर्देश तंत्र की डेफिनेशन सुनना ठीक से। वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति, वेग एवं त्वरण का मापन करते हैं एवं किसी भौतिक घटना का अध्ययन करते हैं, निर्देश तंत्र कहलाता है। और सबसे सरलतम निर्देश तंत्र कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। क्या कहा मैंने? ध्यान देना, वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति, वेग एवं त्वरण का मापन करते हैं एवं किसी भौतिक घटना का अध्ययन करते हैं, निर्देश तंत्र कहलाता है। और सबसे सरलतम निर्देश तंत्र कौन सा होता है? कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। बच्चों, आप किसी कण का स्थिति सदिश जानते हो क्या? कण का स्थिति सदिश, सबसे पहले अपन क्या करते हैं? स्थिति सदिश निकालते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में क्या कहा कि स्थिति, वेग और त्वरण का मापन करना है अपन को। तो सबसे पहले मैं कण का स्थिति सदिश निकालता हूं। ठीक है, अब सुनो, आपका स्थिति सदिश कितना है? r वेक्टर है। इस दिशा में ये अपने पास एकांक सदिश है, वो कितना होता है? i कैप, इसमें j कैप और ये k कैप है। तो आपका स्थिति सदिश क्या होगा बच्चों? r वेक्टर बराबर, मैं यहां लिख दूं, r वेक्टर बराबर x i कैप प्लस y j कैप प्लस जेड के कैप। ऐसे लिखते हो आप। ये किसी कण का स्थिति सदिश r वेक्टर है, x दिशा में एकांक सदिश i कैप, y दिशा में एकांक सदिश j कैप और z दिशा में जो एकांक सदिश है वो क्या होता है? k कैप। इसलिए बच्चों आप जनरली कैसे लिख देते हो कि r वेक्टर बराबर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। बच्चों, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपको तो सब आ जाती है समझ में, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इनको जोड़ाई क्यों? इनको घटाई देते हैं, इनको गुणाई कर देते हैं, या इनका आपस में भाग ही दे देते हैं? इनको जोड़ा क्यों? या यूं कहूं मैं कि स्थिति सदिश r वेक्टर बराबर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप आया कैसे?
इतना सा तो जानते हैं अपन कि इस दिशा में एकांक सदिश आई कैप है, इस दिशा में वाई कैप है, इस दिशा में के कैप है। इसका मतलब ये थोड़ी कि तीनों को जोड़ दो। क्या रीजन है, कैसा है ये स्थिति सदिश? आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, चलो बच्चों अपन इसकी बात करते हैं कि ये आया कैसे। ठीक, मिटा देता हूं मैं इसको, देखते हैं ये कैसा आया। बच्चों मैं डायग्राम बनाता हूं यहां पर एक। ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। अगर ये इस तरह से नहीं बनाओ तो आप एक काम करना, एक घन बना देना, उसमें आप किसी एक कोने पर निर्देश तंत्र बना देना। जैसे मैं यहां बनाता हूं, ये मैंने एक घन बना दिया, इसके किसी एक कोने पर अभी मैं निर्देश तंत्र बना दूंगा। इस तरह से मिला दो इनको। तो बच्चों ये देखना यहां पर निर्देश तंत्र दिख गया आपको, कौन कौन से हैं देखो यहां पर, ये x है, ये y है और ये z दिख गया। ये आपका मूल बिंदु हो गया। ठीक है, आपका ये बिंदु क्या है, P है। इसका स्थिति सदिश कितना है बच्चों, यहां से देखना, ये r वेक्टर है। कितना है, r वेक्टर है। ठीक है, मैं इनके नाम देता हूं, ये L, इसको M, इसको मैं N कह देता हूं। ठीक है, और ये A, इसको B और इसको अपन C कह देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना, इधर मैंने इसको P वेक्टर कह दिया और आपका जो बिंदु P है इसके निर्देशांक क्या है, X, Y और Z है बच्चों। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसको मिला देता हूं यहां से, इसको मैंने मिला दिया। ठीक है, ये आपकी इधर X अक्ष है और ये देखो ये जो दूरी है ये, और ये जो दूरी है ये क्या है, बराबर है। ठीक, मैं यहां पर लिखता हूं, ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले OL वेक्टर, देखो ये OL वेक्टर, ये जो दूरी है ये किसके बराबर है, इस NC वेक्टर के, इस दूरी के। ये दूरी और ये दूरी बराबर है। बच्चों ये दूरी कितनी है, x अक्ष पर दूरी क्या लिखते हैं अपन, x, तो ये दूरी कितनी है अपने पास, x। बच्चों मैंने यहां पर वेक्टर लगाया, ठीक है, तो ये दूरी क्या है अपने पास, x वेक्टर है, सदिश रूप में क्या लिख दिया मैंने, x वेक्टर। अब ये वेक्टर है, मुझे क्या करना है, इसकी दिशा दिखानी है यहाँ पर अपन को। तो इसकी दिशा में जो एकांक सदिश है वो क्या है, आई कैप है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, एक्स आई कैप। ठीक है बच्चों, दूसरी बात करता हूं मैं, अब यहां से देखना आप, ये ओ एम वेक्टर, ओ एम वेक्टर, ये किसके बराबर है, इस पी सी के, पी सी वेक्टर के बराबर है। और ये मान कितना है, y, तो ये भी कितना होगा, y, ये y, पर यहां पर क्या है, वेक्टर है, इसलिए यहां पर भी क्या लगाएंगे अपन, वेक्टर। बच्चों इस दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, j कैप, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे अपन, y j कैप। ठीक है, फिर तीसरी बात करते हैं अपन बच्चों, o n वेक्टर बराबर, क्या ये दूरी और ये दूरी बराबर हैं एल सी वेक्टर। कितनी है बच्चों ये दूरी, जेड अक्ष पर है, तो जेड सदिश रूप में है तो जेड वेक्टर, और जेड दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, के कैप होता है। तो फिर यहां पर क्या लिखूं मैं, जेड के कैप। ठीक है, ये तो इतनी सी बात हो गई। अब आगे चलते हैं अपन, आप चाहो तो इनको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे बात करता हूं मैं। अब देखो मैं यहां पर एक त्रिभुज लेता हूं ओ एल सी में, ओ एल सी में, ओ सी वेक्टर बराबर, कौन सा, ओ सी वेक्टर बराबर क्या लिख दूं मैं, ओ एल वेक्टर प्लस एल
सी वेक्टर। लिख सकता हूं मैं, किससे लिखा मैंने ये, त्रिभुज नियम से। ओ सी वेक्टर बराबर ओ एल वेक्टर प्लस एल सी वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो यहां से ओ सी वेक्टर बराबर आपके पास ओ एल वेक्टर का मान है, ओ एल वेक्टर का मान कितना है, एक्स आई कैप। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, एक्स आई कैप, और ये प्लस एल सी वेक्टर। तो एल सी ये कितना है बच्चों, एल सी किसके बराबर है, ओ एन के। देखो, और ये कितना है, जेड के कैप। तो जेड के कैप, इसको बोलते हैं अपन इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बात करते हैं, देखो त्रिभुज कौन सा, ओ पी सी में, ओ पी सी में, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं बच्चों। इसमें अपन क्या करें, सदिश नियम लगाएं, तो क्या होगा, ओ पी वेक्टर, ओ पी वेक्टर बराबर ओ सी वेक्टर प्लस क्या, देखो ये ऊपर की तरफ इसकी दिशा सी पी वेक्टर। ठीक है, तो देखो इधर बच्चों ओ पी वेक्टर बराबर, यहां से देखो ओ सी कितना है, ये रहा एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, और प्लस सी पी कितना है, ये इसके बराबर है, और ये कितना था सी पी या पी सी, वाई जे कैप। तो ये प्लस वाई जे कैप। बच्चों ये ओपी कितना है आपका, आर वेक्टर। तो ये आर वेक्टर बराबर क्या, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये क्या आ गया अपने पास, किसी कण का स्थिति सदिश। क्या आया, आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। लिख लीजिए इसे। ठीक है, ये क्या है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों ये जो आर वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये इस तरह से आता है। जबकि अपन कैसे पढ़ते थे पहले कि सर x दिशा में एक अंक सदिश आई कैप है, y दिशा में जे कैप है और z दिशा में के कैप है, इसलिए इन सबको जोड़ दो। ठीक है, बट आता कैसे है, ये इस तरह से। ठीक है, अब मैंने कण का स्थिति सदिश निकाल लिया पहला। दूसरा क्या निकालना है मुझे, कण का वेग। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा था, निर्देश तंत्र क्या है, वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति, वेग एवं त्वरण का मापन करते हैं, निर्देश तंत्र कहलाता है। तो मैंने यहां पर बच्चों स्थिति का मापन कर लिया। अब क्या निकाल रहा हूं मैं, वेग। तो दूसरा आपका जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, कण का वेग। इसकी अपन बात करते हैं, कण के वेग की। ठीक है, देखो बच्चों मेरे पास किसी कण का स्थिति सदिश है कि नहीं, मुझे क्या निकालना है, वेग निकालना है। क्या किया जाए, समीकरण एक का क्या करूं मैं, अवकलन कर दूं, बट किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर देखो, समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन आते हैं आपको अच्छे से या बहुत अच्छे से। ठीक है, अवकलन करते हैं अपन। क्या होगा अवकलन, आर वेक्टर का क्या होगा, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी बराबर एक्स का डी एक्स अपॉन डी टी, और ये आई कैप, y का डी वाई अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी टी के कैप। ठीक है बच्चों मुझे एक चीज और बताओगे आप, क्या अपन इसका भी अवकलन करेंगे क्या, आई कैप का, जे कैप का, के कैप का भी, क्या इनका अवकलन होगा क्या। देखो यहां समय के सापेक्ष कर रहे हैं, आई कैप जे कैप के कैप, मतलब
इस तरह से मानोगे कि इसको कि ये फर्स्ट और ये सेकेंड? नहीं। क्यों? बच्चों एक बात पर ध्यान देना, यहां पर आपका जो निर्देश तंत्र है वो क्या है? स्थिर है। कैसा है? स्थिर है। इसलिए पर्टिकुलर इस दिशा में एकांक सदिश क्या है? आई कैप, जो नियत है। अगर आप इसका अवकलन भी करोगे भी तो नियत का क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ये देखो इस दिशा में जे कैप है, नियत है ये, और इस दिशा में के कैप है, नियत है। समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए आपने यहां पर अवकलन नहीं किया। अगर अवकलन भी करते तो कितना आता? 0 आता। परंतु अगर सोचो, अगर इस तरह से होता कि जैसे ये एक्स अक्ष है, ये मान लो एक्स वाई जेड ये अक्ष, ये रोटेट हो रहे हो, इस तरह से घूम रहे होते, तो ये एक्स से क्या हो जाता? एक्स डैश हो जाता, वाई से वाई डैश, और जे के कैप से या यूं बोलो कि जे से जेड डैश हो जाता। तो यहां पर जो एकांक सदिश है पहले ऐसे थे, अब समय के साथ क्या हो गए? परिवर्तित हो गया। यहां जे कैप था इस तरह से, के कैप था इस तरह से, परिवर्तित हो गया। तो एकांक सदिश क्या हुआ? अगर ये गुणन करें तो एकांक सदिश समय के साथ क्या होगा? परिवर्तित होगा। तो उस केस में बच्चों क्या करेंगे अपन? आई कैप का भी अवकलन करेंगे, जे कैप का भी अवकलन करेंगे, और के कैप का भी अवकलन करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहां पर अपने पास जो निर्देश तंत्र है वो कैसा है? स्थिर है, इसीलिए इसका क्या हुआ? 0। यह अवकलन नहीं करना अपन को, यूं समझे अपन। मैं इसको देखो dr वेक्टर अपॉन dt है, इसको मैं क्या लिख देता हूं? v वेक्टर लिख देता हूं। ये dx अपॉन dt है, तो यहां पर इसको क्या लिख देता हूं मैं? vx, और ये i कैप प्लस ये vy j कैप प्लस vz k कैप। तो ये क्या आ गया अपने पास? कण का वेग आ गया। समीकरण 2। बच्चों इसको नोट भी कर लीजिए आप। ठीक है, फिर आगे बात करता हूं मैं। ऐसा नहीं कि सर लिखने का टाइम दो पूरा, आप स्टॉप करके लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं अब। बच्चों मैंने देखो स्थिति सदिश निकाल लिया, वेग निकाल लिया, अब क्या निकालूं मैं? त्वरण। तो अपन त्वरण की बात करते हैं। देखो त्वरण कैसे निकालें? त्वरण कैसे निकालें? तीसरा पॉइंट देखो, यहां पर आपके पास क्या है? वेग है। वेग का क्या कर दूं मैं? समय के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो क्या मिल जाएगा? त्वरण मिल जाएगा। तो देखो समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करें बच्चों तो क्या होगा? dv वेक्टर अपॉन dt बराबर vx का dvx अपॉन dt i कैप प्लस dvy अपॉन dt j कैप प्लस dvz अपॉन dt k कैप। यही हुआ। वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर क्या कहलाती है बच्चों? त्वरण। तो इसको क्या कह दूं मैं? a वेक्टर। तो a वेक्टर बराबर ये x घटक है वेग का, तो त्वरण का क्या होगा? x घटक, मतलब x i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। तो ये आपके पास क्या आ गया? त्वरण आ गया। इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों निर्देश तंत्र की डेफिनेशन क्या थी? वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति, वेग एवं त्वरण का मापन करते हैं निर्देश तंत्र कहलाता है। तो बच्चों मैंने स्थिति का मापन कर लिया, वेग का कर लिया, त्वरण का मापन कर लिया। तो इस तरह से अपन निर्देश तंत्र को समझ सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।